1 नवंबर 1984 की सुबह अटल बिहारी वाजपेयी ने नई दिल्ली के रायसीना रोड स्थित अपने आवास के बाहर हो हल्ला सुना। हालांकि अटल थोड़े अस्वस्थ थे, लेकिन शोरगुल का स्तर इस हद तक ऊंचा था कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद को अपने घर से बाहर निकलना पड़ा। सड़क के उस पार एक टैक्सी स्टैंड था और वहां एक भीड़ जुटी थी। एक दिन पहले अपने ही सिख अंगरक्षकों की गोली का शिकार हुई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या से गुस्साई उन्मादी भीड़ उनकी हत्या का बदला सामने आने वाले किसी भी सिख को निशाना बनाकर लेने पर तुली थी। दिल्ली के किसी भी दूसरे स्टैंड की तरह ही उस टैक्सी स्टैंड पर भी मौजूद ज्यादातर टैक्सी ड्राइवर सिख ही थे। भीड़ टैक्सियों को जलाना और उनके ड्राइवरों को मारना चाहती थी। अटल इस तस्वीर को देखकर सन्न रह गए और इस हिंसा को रोकने के लिए फौरन सड़क के उस पार जाने के लिए लपके। इस काम में उन्हें थोड़ी देर लगी, लेकिन अटल दिल्ली का एक जाना माना चेहरा थे और उनके प्रति लोगों में अगाध सम्मान था। भीड़ का नेतृत्व करने वालों ने उनकी बात मान ली और वे लोग धीरे धीरे तितर बितर हो गए। जब तक आखिरी व्यक्ति वहां से नहीं चला गया, तब तक अटल वहीं खड़े रहे। उसी दिन बाद में 11 अशोका रोड स्थित बीजेपी मुख्यालय में एक आपात बैठक हुई, जहां उन्होंने अपने सहयोगियों को सिखों को निशाना बनाए जाने के रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं सुनाई। इसके बाद अटल अपने बरसों पुराने सहयोगी एल के आडवाणी के साथ गृह मंत्री नरसिम्हा राव से मिलने पहुंचे। विपक्ष के नेता को राव का उदासीन रवैया भरोसा नहीं दिला सका। राव ने कहा कि वे इस मामले को देखेंगे। यही नहीं, अटल ने जब सड़कों पर सेना को तैनात करने का सुझाव दिया, तब भी राव ने कोई आश्वासन नहीं दिया। निराश होकर अटल पार्टी दफ्तर लौट आए और मदन लाल खुराना तथा विजय कुमार मल्होत्रा जैसे बीजेपी के नेताओं से कहा कि वे सिखों और उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतारे। इस आदेश का पालन बीजेपी कैडर ने किया या नहीं, या फिर वे कई स्थानों पर मुखदर्शक बनकर खड़े रहे, ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन सच यही है कि अटल एक नेता की तरह खड़े हुए अपनी पार्टी के तंत्र को संगठित कर हिंसा को रोकने का प्रयास किया, जबकि कानून और व्यवस्था का तंत्र उदासीन बना रहा और सत्ताधारी दल से प्रेरित भीड़ ने असहाय सिखों, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया तथा उनकी संपत्तियों को तहस नहस कर दिया। किंगसुक नाग की किताब से मैंने ये कहानी ली है और मैंने बिल्कुल वर्ड टू वर्ड उन्हीं के शब्दों में ये कहानी आपको सुनाई है। मैंने जब ये किताब पढ़ी तो मुझे ये एक बेहतरीन किताब लगी। ये कोई बुक का प्रमोशन या रिव्यू नहीं है, लेकिन अगर अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन किताब है। खैर, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री नहीं, जब वो सांसद भी थे तब भी उन्हें लगभग हर पार्टी में पसंद किया जाता था। वो एक ऐसे नेता थे जिनकी उनके राजनीतिक विरोधी भी तारीफ करते थे। वो गजब की स्पीच दिया करते थे। उनके भाषण से लोग बिल्कुल कैरिड अवे हो जाते थे, लोग खो जाते थे उनके भाषणों में। वो एक नेचुरल ओरेटर थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 मई 1996 को देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर पाया था। बीजेपी 161 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी जरूर बन गई थी, लेकिन अपना बहुमत साबित करने के लायक सांसद उसके पास नहीं थे। इस चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को 140 सीटें मिली, लेकिन उसने सरकार ना बनाने का निर्णय पहले ही ले लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 मई 1996 को प्रधानमंत्री का पद संभाला, लेकिन बहुमत साबित ना कर पाने की वजह से उन्हें 13वें दिन ही प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये घटना अप्रत्याशित थी। 19 मार्च 1998 को पुनः अटल जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई और फिर 13 अक्टूबर 1999 को अटल जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अटल जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के एक सत्र में हिंदी में अपना भाषण भी दिया था। अटल जी का नाम भारत के महान नेताओं में आता है। उनकी सरकार में ही 1974 के बाद फिर से पोखरण परमाणु टेस्ट किया गया। हाईवेज बनने की गति तेज हुई। वो एक बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। बहुत सारे लोग अटल जी को अपना आइडियल मानते थे। चलिए इस किताब से एक और कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। अटल जी के शुरुआती राजनीतिक जीवन से ही तमाम राजनीतिक दल के नेताओं को यह एहसास हो गया था कि अटल में ऐसे गुण हैं जो उन्हें सबके लिए स्वीकार्य बना देंगे। जवाहरलाल नेहरू ने उनकी महान क्षमता को पहचाना और अक्सर उन्हें निमंत्रण देकर विदेशी हस्तियों से उनका परिचय करवाकर उन्हें आगे बढ़ाया, जबकि अटल तब पहली बार ही सांसद बने थे।
सामान्य परिस्थितियों में पंडित नेहरू जैसे कद रखने वाला प्रधानमंत्री किसी पहली बार सांसद बने व्यक्ति को इतना महत्व नहीं देता, विशेष रूप से जब वह किसी विपक्षी दल का सदस्य हो और उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि वैसी ना हो। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी ने भी जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान स्वर्ण मंदिर में सेना को भेजने से पहले वाजपेयी की राय मांगी थी। ऑपरेशन से कुछ हफ्ते पहले जब अटल नेचुरोपैथी के उपचार के लिए बैंगलोर गए थे, तब उन्होंने फ़ोन पर इंदिरा से कहा था कि आतंकवादियों को मंदिर से निकालने के और भी तरीके अवश्य होंगे और जो रास्ता वे अख्तियार कर रही हैं उसके अपने ही परिणाम होंगे, जैसा कि आगे की घटनाओं ने दिखा दिया। तबाही की ओर बढ़ रही इंदिरा गांधी ने उनकी सलाह नहीं मानी, लेकिन इतना है कि उनकी सलाह ली थी। इसमें कोई शक नहीं कि वाजपेयी उनके साहस की दाद देते थे, लेकिन उनकी राजनीति से सहमत नहीं थे। उन्होंने 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के लिए हुए युद्ध के बाद उनकी तुलना देवी दुर्गा से की और संसद में ये बात कहने में उन्हें कोई संकोच भी नहीं था। इसके साथ ही अक्सर वे इंदिरा पर बरस पड़ते थे और कभी कभी सत्ता अपने ही हाथों में केंद्रित करने की इच्छा का मजाक एक कविता के द्वारा उड़ाया करते थे, जिसे वे 1980 के दशक के दौरान जनसभाओं में सुनाते थे। इंदिरा गांधी नंबर 1, नंबर 2 है कौन, केवल नंबर 1, नंबर 2 है कौन, नारी नंबर 1, बाकी सब 10 नंबरी। अटल को कितना पसंद किया जाता था, इसका एक और प्रमाण 26 जनवरी 1992 को मिला, जब उस समय सत्ताधीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली नरसिम्हा राव सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। ये बात इस कारण असामान्य है क्योंकि सत्ताधारी दलों की ओर से विपक्षी दल के प्रतिनिधियों को यह सम्मान आम तौर पर नहीं दिया जाता था। वास्तव में नरसिम्हा राव ने 1993 में अटल को जिनेवा में होने वाली संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बैठक के लिए आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेता भी नियुक्त किया था। तो ये थी 2 कहानियां किंगशुक नाग की किताब से। इसके अलावा भी अटल जी की ज़िंदगी से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं, जिसको अगर आप कहेंगे तो हम किसी और वीडियो में आपको सुनाएंगे। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों।